होता क्या है कि आप जब राजभवन में शपथ ले लिए, महामहिम राज्यपाल ने आपको शपथ दिला दी, तो उसके बाद लोग जनरली में कैबिनेट की बैठक करते हैं। भले 2 मंत्री हों या 3 मंत्री हों, एक औपचारिकता है कि कैबिनेट की बैठक होती है और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो लिए, वरना चलिए बातचीत हो गई, एक रस्म अदायगी जो है हो जाती है। और शपथ ग्रहण के कुछ घंटे के बाद ही जो है मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाता है, जिसकी आधिकारिक घोषणा मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा दी जाती है। लेकिन इस बार जब से ये सरकार बनी है, क्या राजभवन में शपथ हुआ और फिर सभी अपने अपने आवास की ओर निकल गए। कैबिनेट की बैठक दूसरे दिन होती है, संदेह वहीं से शुरू होता है। अब उसके बाद देख लीजिए कि अभी तक मंत्रियों के विभागों की घोषणा नहीं हुई है। सारे मंत्री ऐसे ही घूम रहे हैं, या तो अपने शुभचिंतकों से वो गुलदस्ता स्वीकार कर रहे हैं, या अपने आवास में बैठे हुए हैं, या जयंती पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जाके माल्यार्पण कर रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी अपना प्रशासनिक कामकाज देख रहे हैं, चूंकि ऐसा माना जाता है और ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई विभाग किसी मंत्री के पास ना हो तो वो सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास होते हैं और मुख्यमंत्री ही उस पर नीतिगत निर्णय लेते हैं। तो इस वक्त तो उस व्यवस्था के तहत देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री ही सारा काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार जयकृष्ण सर हैं। कई दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं और जाहिर तौर पर जब कई दशकों की पत्रकारिता का अनुभव है तो फिर जिज्ञासा ये जानने की है कि आज जो बिहार में हो रहा है और एनडीए की सरकार में हो रहा है, वो अपने कई दशकों की पत्रकारिता में क्या इन्होंने देखा है। हमारा अनुभव तो कम हो सकता है, हमने इतने दशकों तक पत्रकारिता नहीं की है, लेकिन क्या इन्होंने अपने इन दशकों की पत्रकारिता में देखा है, इतने सालों की पत्रकारिता में देखा है। मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो इंटरव्यू की शुरुआत या बातचीत की शुरुआत इसी से करते हैं। सर, क्या वाकई आपने देखा है कभी इस तरह का? हो सकता है मुझे याद ना हो, ऐसी कोई घटना हुई हो। ये देखिए, ये अजीबोगरीब प्रसंग है और आम लोग भी अब इसको मजाक के रूप में ले रहे हैं। जी। होता क्या है कि आप जब राजभवन में शपथ ले लिए, महामहिम राज्यपाल ने आपको शपथ दिला दी, तो उसके बाद लोग जनरली कैबिनेट की बैठक करते हैं। भले 2 मंत्री हों या 3 मंत्री हों, एक औपचारिकता है कि कैबिनेट की बैठक होती है और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो लिए, वरना चलिए बातचीत हो गई, एक रस्म अदायगी जो है हो जाती है। और शपथ ग्रहण के कुछ घंटे के बाद ही जो है मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाता है, जिसकी आधिकारिक घोषणा मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा दी जाती है। लेकिन इस बार जब से ये सरकार बनी है, क्या राजभवन में शपथ हुआ और फिर सभी अपने अपने आवास की ओर निकल गए। कैबिनेट की बैठक दूसरे दिन होती है, संदेह वहीं से शुरू होता है। अब उसके बाद देख लीजिए कि अभी तक मंत्रियों के विभागों की घोषणा नहीं हुई है। सारे मंत्री ऐसे ही घूम रहे हैं, या तो अपने शुभचिंतकों से वो गुलदस्ता स्वीकार कर रहे हैं, या अपने आवास में बैठे हुए हैं, या जयंती पुण्यतिथि के कार्यक्रम में जाके माल्यार्पण कर रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी अपना प्रशासनिक कामकाज देख रहे हैं, चूंकि ऐसा माना जाता है और ऐसी व्यवस्था है कि जब कोई विभाग किसी मंत्री के पास ना हो तो वो सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास होते हैं और मुख्यमंत्री ही उस पर नीतिगत निर्णय लेते हैं। तो इस वक्त तो उस व्यवस्था के तहत देखिए तो माननीय मुख्यमंत्री ही सारा काम कर रहे हैं। 2-2 डिप्टी सीएम है, बाकी मंत्री हैं, किसी के पास कोई काम नहीं है। तो लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जब जैसे शादी विवाह भी होता है तो सारी चीजें विवाह से पहले तय कर ली जाती है कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, जो भी चीजें हैं। तो इसी तरीके से जब सरकार का गठन होता है तो उससे पहले तय हो जाती है कि अगर गठबंधन की सरकार है तो किस दल को कितने मंत्री की कुर्सी दी जाएगी, किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, और उसके बाद शपथ ग्रहण होती है और धीरे धीरे करके ये सारी लालू यादव ने लोकसभा में, संसद में एक बात कही थी कभी कि हड़बड़ी के बिया कनपट्टी में सिंदूर। यही हुआ है क्या बिहार में? तो आज तो यही लग रहा है आज यही लग रहा है कि भले ये दल मिले हैं, इनका मन नहीं मिला है। ये मतभेद साफ दिख रहा है। ये हड़बड़ी में शादी तो ही है, क्योंकि आप देख लीजिए कि महज हमको लगता है कि 24 घंटा पहले लोगों को पता चला होगा कि भाई नीतीश जी जो है खेमा बदलेंगे। तो नीतीश जी ने तुरंत खेमा बदला, एक हाथ से इस्तीफा दिया। कुछ देर के बाद उन्होंने दावा पेश कर दिया, तुरंत जो है सरकार गठन के लिए उनका आमंत्रित किया गया। फिर जाकर के इन लोगों ने शपथ ले लिया और बस शपथ हो गई। एक कैबिनेट की बैठक हुई और विधानमंडल सत्र आहूत करने का एक नीतिगत निर्णय लिया गया और उसके बाद चीजें चल रही। अब आप ये देख लीजिए
कि पिछली सरकार ने 5 फरवरी से विधानमंडल के बजट सत्र को आहूत करने का निर्णय लिया। इस सरकार ने पहले क्या कहा कि भाई 10 तारीख से होगा, बदल दिया उस डेट को। चलिए भी ठीक है, अपनी सुविधा से चीजें होती हैं। फिर हुआ कि नहीं अब 12 तारीख से होगा। तो मतलब अपने ही निर्णय पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि तालमेल का घोर अभाव है। अब ये तालमेल क्यों बिगड़ रहा है? हो सकता है कि जितनी जल्दबाजी में लोगों ने आपस में संबंध बनाया तो इसमें क्या क्या कठिनाइयां आ सकती, इस पर आपस में विचार विमर्श नहीं किया। अब किस वजह से हड़बड़ी थी, क्यों एक दूसरे के गठबंधन को तोड़ करके लोग जुड़े? तो अगर शुरुआत ऐसी है तो महज 1-2 महीने के बाद मैं समझता हूँ अगले महीने लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो ये लोग कैसे क्या करेंगे ये देखने की बात है। तो सीट बंटवारा बाकी है, सब कुछ बाकी है। और जब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा ही नहीं हो पा रहा है तो फिर नया जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है फिर से, उसकी बात क्या कही जाए? अब आप सोचिए कि आज 2 फरवरी है और आप 12 फरवरी से जो है विधानमंडल का बजट सत्र बुलाए हैं, मंत्री घूम रहे हैं। भाई विधानमंडल सत्र ठीक है, छोटा ही सत्र है, लेकिन इसमें जो है सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस हाउस में विश्वास मत हासिल किया जाना है, उससे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, फिर बजट प्रक्रिया पूरी की जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन आवर होता है। ये सारी चीजें, तो क्वेश्चन आवर भी जो होता है तो संबंधित विभाग के मंत्री को जवाब देना पड़ता है। तो मंत्री के पास जब विभाग ही नहीं है तो अब आप बताइए 12 तारीख को हाउस है तो 11 तारीख को आप विभाग दीजिएगा तो क्या वो रात भर बैठ के पढ़ाई करेंगे? ये बहुत हास्यास्पद है, समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। अगर यही चीज विपक्षी गठबंधन के साथ हुआ होता तो यही लोग मजाक उड़ाते, और पहले भी मजाक उड़ाते रहेंगे। क्या बात है भाई, अभी तक मंत्री नहीं बना, मंत्री को विभाग नहीं मिला, आज खुद इनके साथ ये बात हो रही। एक दूसरा सवाल है और आखिरी सवाल है, जीतन राम मांझी के बारे में समझना चाहेंगे, समझने की बहुत दिलचस्पी है। क्या जीतन राम मांझी की वजह से यह सरकार जा सकती है? जीतन राम मांझी बिहार की सरकार को गिरा सकते हैं आगे, अगर अभी न तो सही आगे क्या इसकी संभावना है? जीतन राम मांझी 2 मंत्री पद मांग रहे हैं, उनके विधायकों की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे ठीक से जानकारी हो तो 128 की संख्या है एनडीए के पास, जिसमें जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं। अगर वो अलग हो जाएंगे तो लालू यादव के लिए खेल करना आसान हो जाएगा, और इसीलिए जीतन राम मांझी शायद बार्गेन भी कर रहे हैं कि नहीं, हमको 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। तो आने वाले दिनों में क्या ये संकट इस सरकार के सामने होगा कि जीतन राम मांझी ने अगर खेमा बदला, पाला बदला, जो कि वो बदलते रहे हैं कई बार समय दर समय, तो फिर खतरे में सरकार है अभी? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जीतन राम मांझी किस तरह की राजनीति करते हैं ये किसी से छिपा नहीं जी। मुख्यमंत्री जब वो बने और उसके बाद किन परिस्थितियों में और किस तरीके से उनको वो कुर्सी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद उनकी राजनीति जो है किस तरह से जो है, माने जैसे हिचकोले खाती है ना नाव, तो वो उसी तरीके से करते रहे। ठीक है, वो बेड़ा पार भी लगाते हैं, नाव को डुबाते भी हैं। तो आज क्या है कि वो सरकार बनाने में तो मददगार साबित हो गए, ठीक है, वो सरकार गिरा सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। उनके हाथ की चीज है, चूंकि जो उनके 4 विधायक हैं सबके सब एक दूसरे से सगे संबंधी हैं, मैं समझता हूँ। और अभी क्या है कि मांझी जी जब चाहें तो इस मौके के फायदा के लिए ही वो ये कर रहे हैं, फायदा उठा सकते हैं। लेकिन वो बहुत चतुर खिलाड़ी हैं। वो ये देख रहे हैं कि ठीक है, अगर हम चले गए महागठबंधन में तो इनके जाने से वो सरकार बनने वाली नहीं, लेकिन ये सरकार गिर जरूर जाएगी। तो सरकार अगर गिरेगी तो वैसी स्थिति में दूसरी सरकार बन जाएगी, ये कहना मुश्किल है। चूंकि महागठबंधन के साथ दिक्कत क्या है कि उसको बिना जदयू तोड़े हुए वो सरकार बना ही नहीं सकता है। तो वो स्थिति सहज नहीं दिख रही मुझे। वैसे राजनीति है, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, और लालू यादव इस तरह के खेल में माहिर भी हैं। और दूसरी चीज क्या है कि अभी आपने सही कहा कि सीट शेयरिंग, आप देख लीजिए कि एनडीए में बहुत आसानी से लोग मिल गए और इनको लग रहा है कि सब मिल करके इन लोगों की ओर से दावा भी हो रहा है कि 40 सीट ले लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बाधा जो है वो सीट शेयरिंग है, क्योंकि आज आप देख लीजिए कि साहब पिछले गठबंधन में नीतीश जी क्या कर रहे थे कि भाई 16 + 1 17, यानी किशनगंज में जो हम सेकंड थे वो सीट भी हमको दो, जो कि कांग्रेस का सीटिंग सीट है। तो आज नीतीश जी यहाँ पर अगर बहुत पीछे भी जाएंगे तो 16 तो चाहिए ही चाहिए। बीजेपी इनसे 1-2 सीट ज्यादा ले लेगी, तो उसके बाद सीट कितना 5-6 सीट बचता है। अब चिराग पासवान जी का दावा है 6 सीट, उनके चाचा पशुपत पारस जी भी इतना ही सीट चाह रहे हैं। मांझी जी कह रहे हैं कम से कम 2 सीट मुझे चाहिए, कुशवाहा जी कह रहे हैं कि 4 सीट मुझे चाहिए। तो अब बताइए ये सीट आएगी कहाँ से? और शपथ ग्रहण से पहले कुशवाहा जी रूठ के जा रहे थे, जैसी चर्चा रही फिर उनको मना करके लाया गया।
ये चिराग जी को जो है चार्टर प्लेन से जेपी नड्डा जी लेकर के आ गए। इधर मांझी जी पोस्टर लगा दिए कि भाई मांझी जो चाहेगा वही होगा। तो ये जो छोटे दल ही सही, लेकिन बीजेपी और जदयू को ये दिखा रहे हैं कि आगे की राह आसान नहीं है, इसलिए चुनौतीपूर्ण स्थिति है और कुछ भी हो सकता है इस राजनीति में। तो कुछ भी हो सकता है। जीतन राम मांझी सरकार गिरा देंगे क्या, ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से उनके अंदाज और मिजाज अब थोड़े आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं, और जीतन राम मांझी का जो इतिहास रहा है, उनका जो बैकग्राउंड रहा है, इस तरह के खेल वो पहले कर चुके हैं। तो फिलहाल चलिए इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।